T20 वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो एसोसिएट्स का इस वक्त क्या हाल है वो ऑलरेडी आपके सामने हम लगातार अपडेट दे ही रहे हैं। और प्रिपरेशन किसकी किस तरह से चल रही है, किसकी किनकी नहीं चल रही है या किनकी चल रही है तो कहाँ चल रही है, क्या चल रही है। कनाडा और यूएसए की जहाँ तक बात करें वो ऑलरेडी श्रीलंका में पहुँच चुके हैं। वहाँ पर कुछ गेम कैंप वगैरह लगा हुआ है उनका फिलहाल, अगर इतने तक ही कहीं ना कहीं सीमित है। तो खैर, और स्क्वाड्स की जहाँ तक बात है तो जैसे कि अभी तक जितनी स्क्वाड्स आई, ओमान, नामीबिया और नेपाल, इन तीनों की स्क्वाड अभी तक आ चुकी है ऑफिशियली। अगर हम बात करें तो वो हमने आपके सामने ऑलरेडी अपडेट दे दी है। बाकी टीमों का इंतजार है कि बाकी एशियन टीम्स भी अपना जो स्क्वाड है वो जल्द से जल्द यहाँ पर जरूर करेंगे। खैर, अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आईसीसी इवेंट्स आप चाहे कोई भी उठाकर देखें, आईसीसी इवेंट्स में ऑलराउंडर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्लियर कट है, आप जितने भी आपने वर्ल्ड कप्स वगैरह देखे होंगे, जितने भी आप उठाकर देखेंगे, उसमें सक्सेस जिस भी टीम को सक्सेस बहुत ज़्यादा मिली हो या बेहतर किया हो, उसमें ऑलराउंडर्स का रोल जो है वो भर भर के रहा है, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो। लेकिन यहाँ पर हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या, जो कि इंडिया चैंपियन थी, मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की थी उस वर्ल्ड कप में क्रूशल मैचेस में, वो टीम के बहुत ज़्यादा काम आया क्योंकि ऑलराउंडर थे वो। उनकी फील्डिंग टॉप रही, बॉलिंग सही वक्त पर विकेट लिए, बल्ले से रन्स किए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था हार्दिक और अक्षर का भी उस वर्ल्ड कप में जो इंडिया जीतने में कामयाब रहा। ऐसे ही आप पीछे जाते रहेंगे, आपको हर ऑलराउंडर्स का रोल जो है वो क्लियरली नजर आएगा कि ऑलराउंडर का इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इन सबकी जीत में। तो खैर, मेरे ख्याल से 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था यार, मार्कस स्टोइनिस याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका क्या बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बेहतरीन गया था उनका। तो खैर वो रहेगा, वो रहता है। तो यहाँ पर सीधी बात है, अगर नेपाल को इस T20 वर्ल्ड कप में बेहतर करना है तो घूम फिर कर आपके बल्लेबाजी और बॉलिंग अपनी जगह पर है, लेकिन ऑलराउंडर्स का रोल फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऑलराउंडर्स ये वो ऑलराउंडर्स है जो कि पिछले वर्ल्ड कप में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए थे। जो भी ऑलराउंडर्स गए थे वहाँ पर, खास करके अगर मैं बात करूँ जो उनके सीनियर ऑलराउंडर्स हैं, दीपेंद्र सिंह, गुलशन झा है, आरिफ शेख है, कुशल मल्ला थे उस वक्त पे, पिछली बार में। तो ये जो है फैक्टर्स रहे हैं बहुत ही बुरी तरह, एज अ ऑलराउंड शो दिखाने में ये पूरी तरह से फेल हो गए थे, और जिसका टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के मिनिमम पैरामीटर तो छोड़िए, नीदरलैंड तक को नहीं हरा पाया। जो कि देखिए होता क्या है ना होता क्या है कि भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपके साथ आने वाले रिजल्ट्स भी आपके सामने वो होंगे। कोई आंसरेबल नहीं बनता कि आप नीदरलैंड तक को नहीं हरा पाए इस वर्ल्ड कप में, जहां पर प्रेशर जो है वो लिमिटेड है। यहाँ तक कि नीदरलैंड के लिए प्रेशर ज़्यादा था। वो उनके जो ओपनर है वो कह चुके थे कि ऐसा लग नहीं रहा कि हम यूएसए में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम नेपाल में खेल रहे हैं। फैंस वगैरह जिस तरह से थे, तो इतना सपोर्ट इतना होने के बावजूद भी आप नीदरलैंड को मात नहीं दे पाए। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों ऐसा हम नहीं कर पाए और इससे हम इसको बेटर इस वाले में कैसे कर सकते हैं। तो क्लियर बात है, यहाँ ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं। ऑलराउंडर्स का जो रोल है वो बहुत क्रूशियल इस बार भी रहने वाला है। एंड अगर जो स्क्वाड जो नेपाल ने अनाउंस की है उसमें अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें, जो प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं, बताएंगे जरा? नहीं, ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें तो दीपेंद्र सिंह, गुलशन झा, आरिफ शेख जैसे प्लेयर जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम में मौजूद है, और इन्हें एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। वहीं पर बशीर अहमद का भी इंक्लूजन अब हुआ है, और साथ ही साथ शेर मल्ला को भी। ऑलराउंडर तो आप नहीं कह सकते कि वो पूरे प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हाँ आखिर नीचे चिप इन कर जाएं, थोड़ा रन कर दें, वो अलग बात है। लेकिन प्रॉपर ऑलराउंडर देखें तो यही चार हैं। अगर आप गुलशन को देखें, दीपेंद्र, आरिफ और आपके बशीर अहमद। बिल्कुल, देखिए होता क्या है आजकल एक बहुत नॉर्मल ट्रेंड है, और फैंस वगैरह होते हैं और 2-4 पेजेस वगैरह खुलते हैं, वो कुछ भी छापते हैं, वो लोग उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। होता क्या है, कोई भी थोड़ी सी बॉलिंग के साथ 1-2 छक्के लगा दे उसे ऑलराउंडर मान लिया जाता है। ऑलराउंडर ऐसे नहीं होते। अरे नहीं। इवेंट्स में जाकर ऑलराउंडर अलग होते हैं। ऑलराउंडर ऐसे नहीं बनते कि आप किसी को भी बोल दें अरे तू बल्लेबाजी भी कर लेता, हाँ ये 10-15 रन मैंने मार दी है, 2 विकेट ले लिए, चलो मुझे ऑलराउंडर का टैग दे। ऐसे टैग नहीं मिलता। ऑलराउंडर बहुत डिफरेंट लेवल पर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रोविंस वगैरह में, शेर मल्ला की बात कर रहा हूँ, प्रोविंस वगैरह में उन्होंने ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस की होगी, लेकिन जब जैसे जैसे वो ऊपर आते रहेंगे उन्हें अभी भी प्रूव करना है कि वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं, और वो प्रूव करने का एक इंटरनेशनल स्टेज सबसे बेहतर तरीका। इंटरनेशनल स्टेज में वो अभी तक आए नहीं है, अब पहली बार उनका सामना होगा। अगर वो प्लेइंग 11 में होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जब भी उन्हें लिया जाएगा तब उनके सामने ये टेस्ट होगा, तब उन्हें प्रूव करना होगा। या फिर आने वाले वक्तों में, खाली वर्ल्ड कप नहीं, उसके बाद भी जब उन्हें लिया जाएगा तब वो प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मैं बड़े स्टेज के लिए भी एज अ ऑलराउंडर आप मुझे। तो अभी फिलहाल अगर आप देखें तो
एंड उनके शेर मल्ला की जो मेरे ख्याल से रिसेंट अगर हम एनपीएल के स्टार्ट उनके देखें तो वो क्या कुछ रहेंगे, आप बताएंगे? ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें शेर मल्ला ने बॉलिंग से, जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी हैं, और 10 इनिंगों में उन्होंने 17 विकेट निकाले थे। बॉलिंग से तो बहुत अच्छा गया था उनका, बहुत ही कमाल का गया था उनका ये टूर्नामेंट एनपीएल का, नेपाल प्रीमियर लीग का। वहीं पर बल्ले से देखिए 46 रन किए थे उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, 3 बार नॉट आउट भी गए थे। लेकिन बल्ले से फिर वही बात है ना कि जब अगर आपको ऑलराउंडर के तौर पर देखा जा रहा है या कोई कह रहे हैं आपसे, तो ये नंबर्स तो इतने जस्टिफाई नहीं करते कि 46 रन एक टूर्नामेंट में, और इतने नीचे डाउन भी बहुत नीचे है। मेरे ख्याल से वो 7वें डाउन आए हैं पूरे एनपीएल में, अगर मैं बात करूं 7वें 8वें डाउन पे वो आए हैं, तो बहुत नीचे है। तो अब देखिए वो जैसे कहा, नीचे आकर 10-15 5 रन अगर बल्ले से चले गए, कर दिए गए, तो आप उसे ऑलराउंडर मानना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल बकवास चीज़ है, ऐसा नहीं है। और अगर मैं पीएम कप का भी देखूँ, फॉर्मेट अलग है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं एक ऑलराउंड शो की बात करूँ, जो पीएम कप हुआ था पिछले साल 2025 में, जो मार्च अप्रैल में शायद पीएम कप हुआ था, वहां पर भी उन्होंने 18 विकेट शायद लिए थे। जबरदस्त बॉलिंग उनकी रही थी, शायद टॉप 5 विकेट टेकर्स में थे, लेकिन बल्ले से उन्होंने सिर्फ 90 रन किए थे पूरे टूर्नामेंट में। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा आपसे, अभी भी उन्हें ऑलराउंडर प्रूव करना बाकी है। वो थोड़ा ऊपर लेवल पर आए, थोड़ी कमजोर हो गई, अब इंटरनेशनल लेवल पर और हमें देखना पड़ेगा। तो जल्दबाजी होगा अभी शेर मल्ला को ऑलराउंडर कहना। उस डिलेमा से बाहर निकले कि हर कोई ऑलराउंडर है जो भी 10-15 रन कर दे, ऐसा नहीं होता। ऑलराउंडर एक अलग रोल होता है। तो खैर यहाँ पर उसके बाद यार अब मेन जो 4 ऑलराउंडर्स उनकी बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो दारोमदार रहेगा वो क्लियर कट दीपेंद्र सिंह हरी पे रहेगा। बिल्कुल सही। उनका जिस तरह का एक्सपीरियंस हो चला है इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड कप भी वो खेल चुके हैं, एशियन गेम्स वो खेल चुके हैं, वहां पर भी फुल मेंबर से सामना हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एशिया कप फॉर्मेट चेंज है, ग्लोबल क्वालीफायर खेल चुके हैं 2022 वाला, उसके बाद एशिया कप खेल चुके हैं। फॉर्मेट अलग है, लेकिन वो प्रेशर वाली प्रेशर तो हैंडल रहता है, वो उन्होंने की हुई है। तो सबसे ज्यादा दारोमदार दीपेंद्र सिंह हरी पे रहेगा। दीपेंद्र सिंह हरी को सिर्फ गेंद से नहीं, बल्ले से भी अपना 100% देना पड़ेगा अगर नेपाल को इस वर्ल्ड कप में किसी फुल मेंबर को मात देनी होगी। हम बार बार कहेंगे, बायलैटरल सीरीज और सीरीज से बिल्कुल कंपेयर मत करिए T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप में आपने खुद देखा कि 2024 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ। वो सब स्कोर्स अगर बायलैटरल सीरीज में होते ना, आप यकीन मानिए उसी टीम के सामने शायद आप जीत जाते। बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो स्कोर मिला था बायलैटरल सीरीज में, शायद दोनों में से एक शायद आप मैच जीत भी जाते, आप दोनों ही जीत जाते। बिल्कुल। लेकिन जब आप वो इवेंट में जाते हैं, वर्ल्ड कप में जाते हैं, उसका प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। अगर कोई कहे कोई प्रेशर नहीं होता, ये झूठ है। अगर कोई प्लेयर कहे नहीं हम प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं, वो भी झूठ है। हालांकि प्लेयर नहीं कहते हैं, प्लेयर खुद जानते हैं कि प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। कोई अगर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई खास प्रेशर नहीं होता, वो भी झूठ है। उनको बोलिए कि आप कुछ नहीं पता, फिर सीधे बोलिए। तो खैर प्रेशर उसका बिल्कुल डिफरेंट अलग होता है। वहां पर उस नर्व को कंट्रोल कर वो परफॉर्मेंस देना वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दीपेंद्र सिंह एरी वो चीज़ फेस कर चुके हैं, वो एक्सपीरियंस फील कर चुके हैं। उनसे बहुत ज़्यादा नेपाल टीम को उम्मीद होगी। एंड उसके बाद गुलशन झा का भी अभी रिसेंटली अगर हम देखें लास्ट 1 साल में उस तरह का परफॉर्मेंस अब गुलशन झा की तरफ से निकल कर नहीं आया। जैसा शुरुआत में वो आए थे उस तरह का निकल कर आया। उनको थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा एज अ ऑलराउंडर, बॉलिंग और बैटिंग, खास करके बॉलिंग से भी। बॉलिंग तो थोड़ा सा ढीले पड़ते नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और परफॉर्मेंस तो उठाने की जरूरत है, बल्ले से रन करें, क्योंकि हमने देखा है कि नेपाल के 3-4 विकेट जब गिर गए, जल्दी गिर गए, तो उस तरीके का एक क्रिकेट, एक पार्टनरशिप जो ज़रूरत होती है, या जिस तरीके का एक क्रिकेट चाहिए कि एक पार्टनरशिप बिल्डअप कर वहाँ पर फिर से टीम को खड़ा करे। और उनकी एक और प्रॉब्लम में है आती, स्लॉक कर अपना विकेट थ्रो कर देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कई वीकनेस तो बहुत, देखिए अब उसको लेकर बैठेंगे पर प्लेयर वीकनेस तो ये 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। लेकिन हमारा मुद्दा पड़ेगा एज एन ऑलराउंडर की बात है, तो ये वीकनेस तो है ही जरूर। उस पर तो हम जब से ये कई बार हम बात कर चुके हैं, और वो टीम ठीक कर नहीं रही है, अब भी ठीक नहीं हुई है। चाहे वर्ल्ड कप आ जाए 2026 का, ठीक इम्प्रूवमेंट वाली बात वो नज़र नहीं आ रही। ना कोच कर रहे हैं, या ना ही कोई सवाल पैदा उठता है कि इम्प्रूवमेंट क्या नज़र आ रही है। विकेट देने का तरीका, शॉट खेलने का तरीका, उससे पता चल जाता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि रोहित पटेल कहते रहते हैं हर मैच के बाद लर्निंग लर्निंग लर्निंग, वो बहुत बकवास और बहुत ही झूठा बयान लगता है एक तरीके से। अगर हम देखें कोई लर्निंग नहीं है, आउट होने के तरीके वगैरह। तो खैर गुलशन झा का ये काम ज़रूर रहेगा कि वो आए, पार्टनरशिप बिल्डअप करें। अगर विकेट जल्दी गिर गए हैं और अगर थोड़ा सा 17-18 ओवर में अगर वो आ रहे हैं, टीम अगर अच्छे पोजीशन पर चली गई है, तो उसको फिनिश करने का काम भी उन पर काफ़ी रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, की प्लेयर है टीम के लिए, जो टीम के लिए मैच बना भी सकते हैं और
बिगाड़ भी सकते हैं अगर वो जल्दी आउट होकर चले। बिल्कुल, अब यही चीज़ है। देखिए, अब जो गुलशन जहाँ को पिछले वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है, आपको याद है साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या हुआ, उस 1 रन के हार में गुलशन जहाँ ही वहाँ पर मौजूद थे। अब देखना होगा कि गुलशन जहाँ उस एक्सपीरियंस से कितना सीखे और कितना एब्जॉर्व कर पाए इस वर्ल्ड कप में। जब यहाँ भी फुल मैदान मेंबर में उतरे, यहाँ भी फुल मेंबर है, 3 फुल मेंबर्स है, एक तो सेम ही है बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ल्ड कप में थे। अब ये चीज़ें देखने वाली होंगी कि उन्होंने कितना उससे सीखा, कितना उसमें फोकस किया और कितना वो बेहतर करेंगे। 5-6 ओवरों में अगर जल्दी विकेट गिर गया, गुलशन जहाँ को आना पड़ा और वो उसके बावजूद भी स्लॉग पे जा रहे हैं, हिटिंग के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक खराब अप्रोच होगा। उन्हें वहाँ पर पार्टनरशिप बिल्डअप करने की जरूरत रहेगी। उसके बाद आरिफ की बात करें, अगर आरिफ प्लेइंग 11 में लिए जाते हैं तो उनका रोल तो जाहिर सी बात है, एक एंकरिंग का रोल ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल बात करें, देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 में होते हैं नहीं होते। जी हाँ, एक थोड़ी सी बात की एंकरिंग कर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। एंकरिंग तो ठीक है, बहुत अच्छा कहा आपने, एंकरिंग तो मस्ट है। ये T20 का मतलब ये नहीं है कि पहले ही बॉल से आप 6-7वें गियर पर चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। T20 में भी थोड़ा वक्त रहता है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएं प्लेयर, आज के जो मॉडर्न प्लेयर हैं। तो खैर आरिफ जरूर है, पहले तो अपना गेम खेलें जो खेलते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्राइक रेट को करना पड़ेगा। ये नहीं कि एंकरिंग करो आप 100 के स्ट्राइक रेट से कर, यही बात है ना। ये थोड़ा सा गेम में अवेयरनेस जो होती है, फटाक से एकदम चीज़ें बदलना, इस 10 बॉल में अलग, उस 10 बॉल में अलग, इस प्लेयर के खिलाफ अलग, तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आरिफ जैसे प्लेयर के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप वाले प्लेयर है, स्ट्राइक रेट वाले। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो कप्तान है, कोच है, उन्हें आपका 130 से ऊपर का स्ट्राइक रेट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बैटिंग करते हुए। अब वो आप कैसे लाते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप 6 फिक्स लगाने में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते तो और भी बहुत तरीके हैं। इसके बारे में कई बार वीडियोस बना चुका है, कई बार बात चुके हैं। आपको 130 प्लस का स्ट्राइक रेट रखने के लिए हर बॉल पर या हर ओवर में 2-2 3-3 छक्के लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। तो खैर ये बात हो गई। जहां तक बशीर अहमद की अयान बात है, उनके बारे में क्या ख्याल है, उनका रिसेंट परफॉर्मेंस एनपीएल का और ओवरऑल उनसे उम्मीद की जा सकती है। मैं काफी इंप्रेस हुआ था जब उन्होंने हांगकांग की जो मेरे ख्याल से ट्राई सीरीज हुई थी, हांगकांग पीएनजी और शायद पीएनजी थी उसमें, ये हांगकांग पीएनजी और नेपाल थी शायद, कुवैत, शायद कुवैत रही होगी, हाँ हांगकांग कुवैत और नेपाल, शायद वो ध्यान नहीं रहा। तो उसमें उन्होंने एक अच्छी खासी एक शायद 80 रन की इनिंग खेली थी, बहुत क्लोज वो मैच बिल्कुल लेकर चले गए थे, काफी इंप्रेस उन्होंने किया था। क्या कहेंगे आप उनका रिसेंट परफॉर्मेंस और उनसे उम्मीदें? नहीं जरूर देखें, अभी जो एनपीएल हुआ उसमें 191 रन उन्होंने बनाए, काफ़ी अच्छा भी खेला, बॉलिंग से खासा तो नहीं, लेकिन 3 विकेट उन्होंने निकाले थे। साथ ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो खैर बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनका इंक्लूजन जो हुआ है वो पूरा देखना होगा कि जो एनपीएल में उन्होंने किया, क्या वो यहाँ पर सर्व कर पाएंगे, टीम को दे पाएंगे उतना जो उन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस किया है। ज़रूर है, अच्छे स्पिन ऑलराउंडर है और यानी कि स्पिन के साथ जा रहे हैं, तो देखना होगा इस तरीके की परफॉर्मेंस। ज़रूरत तो पड़ेगी, अगर आप टीम में रहेंगे तो ज़रूरत आन पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जैसा आपने एनपीएल में किया था। लेकिन अब स्टेज का बहुत बड़ा फ़र्क है, वो एनपीएल था, वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, एक लोकल टूर्नामेंट है, और ये तो कहाँ T20 वर्ल्ड कप, पोल्स अपार्ट है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्लान, अलग अलग तरीके के शॉट्स से, कुछ घटिया शॉट से बचना भी होगा, हाई क्लास बॉलर सामने से आएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस जो इनकी एनपीएल में रही थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिनका इनका सिलेक्शन भी हुआ। बिल्कुल, चलिए, तो यही सब कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। जैसे हमने बताया कि आप इन 5 से क्या उम्मीद रहेगी, 4 से खास करके शेर मल्ला को अभी प्रूव करना है अभी एज ऑलराउंडर की, वो ऑलराउंडर है या है, और हैं तो कितने अच्छे हैं, किस लेवल तक के ऑलराउंडर हैं, ये भी उनका प्रूव करना बाकी है। तो खैर ओवरऑल यही सब रोल्स है। दीपेंद्र सिंह यारी, गुलशन झा और आरिफ को अगर मौका मिलता है, इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, इनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इनके पास एक्सपीरियंस, मैचेस, सब कुछ इन्हें मिला हुआ है, सब कुछ इन्होंने देखा हुआ है, तो इन पे सीधा परफॉर्मेंस की ही तलवार लटक रही है। और जहाँ तक शेर मल्ला और बशीर अहमद है, उनके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद को प्रूव कर आने वाले सालों के लिए नेपाल टीम में हमेशा के लिए एक परमानेंट स्पॉट अपनी कमा लेने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बने रहिए डेल क्रिकेट के साथ।